नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी से चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 13 अगस्त 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। आज के वीडियो हम लोग क्या सब पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जस्टिस वर्मा जी याद हैं आपको? तो वर्मा जी ये प्रूव करने में असफल रहे कि उनके घर में पैसा कहाँ से आ गया। इन्होंने कहा था कि मेरे घर में किसी ने करोड़ों रुपया रख दिया था जिसमें आग लग गई थी। तो वर्मा जी जो हैं, अब वर्मा जी जाने वाले हैं, तो वर्मा जी कैसे जाएंगे, भगाया जाएगा या खुद से जाएंगे, इन सब चीज़ों को भी ज़रा हम लोग देखेंगे। केरला का नाम केरलम भी कर दिया गया है। और उसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, उसको पढ़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। उस टॉपिक को भी हम लोग देखेंगे। रामनाथ कोविंद जी हैं, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च किया है, तो उसे भी देखेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा उस पुस्तक का विमोचन किया गया है। हेडलाइन देखिए क्या है, चंद्रशेखरन जी हैं। कौन है ये? तो टाटा सन्स के चेयरमैन थे। टाटा जो पूरा ग्रुप है उसके चेयरमैन थे। इन्होंने रेजिग्नेशन की घोषणा कर दी है। 2027 तक, ये फरवरी 2027 तक पद पर हैं, उसके बाद रिजाइन कर देंगे। अब नए व्यक्ति की तलाश की जा रही कि कौन है जो इतने बड़े ग्रुप को संभाल पाएगा। तो ये तो हेडलाइन है, ठीक है। बिजनेस ग्रुप से जुड़ा हुआ मुद्दा है, यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना ना के बराबर में है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए सबसे पहला टॉपिक कौन सा। एक चीज़ और है, ये कल से ही ये ग्रुप शुरू होने वाला निबंध को लेकर के, तो अगर आपको जुड़ना हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे। काफ़ी बच्चे तो जुड़ चुके हैं, अभी सबको मैंने लिंक भेज दिया है, आज एक साथ सबको ऐड कर दूंगा। कुछ ही जगह बाकी है, तो अगर आपको जुड़ना हो तो आज जुड़ जाइएगा। बाकी कल के बाद तो जुड़ना मुश्किल ही हो सकता है, क्योंकि कम बच्चे रहते हैं निबंध वाले ग्रुप में, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज हो पाता है। अचीवर ग्रुप जो चल रहा था, अचीवर ग्रुप में फिर से मैंने MCQ प्रैक्टिस शुरू करवा दिया है। साइंस के MCQ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेम टू सेम 71 BPSC में जिस प्रकार के साइंस के सवाल पूछे गए थे, ना तो कठिन ना तो आसान, मध्यम स्तर के कन्फ्यूजिंग वाले सवाल, उसी स्तर के हम लोग सवाल अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस ग्रुप को रीस्टार्ट कर दिया, अब तब तक चलता रहेगा जब तक प्रीलिम एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो अगर आपको अचीवर में जुड़ना हो तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। उससे पहले के भी सारे टेस्ट मौजूद हैं, वीडियो एक्सप्लेनेशन भी कुछ मौजूद है, और उसके अलावा नए वाले सेट तो आपको मिलेंगे ही। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला टॉपिक यही है कि भारत में हाई कोर्ट के जो जज हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस यशवंत वर्मा जी अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं। दरअसल में कोई कलेक्टर, IPS, IAS, मंत्री, संतरी, ग्रुप D से लेकर ग्रुप A तक का कोई भी अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी, कार्यपालिका का कोई अधिकारी, मंत्री साहब तक अगर पकड़े जाते हैं भ्रष्टाचार में, तो उनको तुरंत पद से हटा दिया जाता है। लेकिन हमारी न्यायिक प्रणाली जो है ये ब्रिटिशर्स की देन है और बहुत अच्छी न्यायिक प्रणाली है। इसमें अगर कोई चोर पकड़ा भी जाता है तो चोर को एक जगह से हटाकर दूसरे जगह भेज दिया जाता है कि कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर मत रहो, दूसरे कहीं पर चले जाओ। इस प्रकार से हम अपनी न्यायिक प्रणाली को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के संविधान को बचाने की जिम्मेदारी भी न्यायपालिका पर ही डाला गया है। लेकिन वो न्यायपालिका इस प्रकार के घर से 35 करोड़ रुपए ज़्यादा मिले, उसमें आग लग गया था। इनकी जो वाइफ हैं उन्होंने फायर विभाग को कॉल कर दिया। अब जब फायर वाले आए तो उन्होंने देखा पैसे तो जल रहे हैं यहाँ पर, तो फिर करप्शन का चार्ज लग गया इन पर। मतलब मिसमैनेज हो गया, थोड़ा सा आग जो लगी थी ना वो मिसमैनेज हो गया। तो जस्टिस वर्मा जी के ऊपर अब सदन में कार्रवाई शुरू हुई। इनसे सवाल पूछे गए कि हाँ भाई बताओ पैसा कहाँ से आया, तो इन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया सही से। तो इसके कारण सब इनकी चुनौतियां बढ़ गई है। ज़रा समझते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा, जस्टिस शब्द को तो इन्होंने पुड़िया बना करके गंदे यमुना नदी में फेंक दिया है। अप्रैल 2026 में इस्तीफा के बावजूद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की संसदीय कार्रवाई जारी रहने की संभावनाएं हैं। अप्रैल 2026 में इन्होंने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, उससे पहले माननीय जज साहब जो हैं ये दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके न्यायपालिका छोड़ने से पहले ही लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उन्हें हटाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। इससे पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसद को उनके आचरण विचार करना होगा, उनके भत्ते और पेंशन पर भी निर्णय लेना होगा। जेल क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या कोई जज साहब जो हैं वो जेल नहीं जाने के लिए बने हैं? क्या कोई जज साहब अगर भ्रष्टाचार करते, मान लीजिए इसकी जगह पर कोई IPS अफसर होता, कोई IAS अफसर होता या कोई और कर्मचारी होता, तो क्या आप उसको भ्रष्टाचार के जेल में नहीं डालते क्या? तो जज साहब क्यों भाई? कोई स्पेशल है क्या कि वेतन रोक दो, पेंशन रोक दो? घर पे क्यों रहेंगे? जेल क्यों नहीं जा रहे हैं? कहाँ से उनके पैसे आए, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? किस केस का उन्होंने गलत फैसला दिया, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है?
तो ये सब सवाल जो है ना, ये बहुत ज़रूरी होते हैं जिसका जवाब मिलना चाहिए अगर वास्तविकता में न्यायपालिका को हमें सही करना है तो। नहीं तो इसी प्रकार से ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता रहेगा, वेतन पेंशन का झंझट चलता रहेगा और फिर जज साहब आराम से पता चला विदेश निकल गए और घूम फिर रहे हैं। पृष्ठभूमि क्या है? 14 मार्च 2025 को नई दिल्ली में वर्मा जी का आधिकारिक आवास पर आग लग गई। उस समय वो दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। आग बुझाने के दौरान एक स्टोर रूम में आंशिक रूप से जले हुए करेंसी नोट पाए गए, है ना। उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। सोचिए, उनके घर में जले हुए नोट इतने सारे मिले और उनको ट्रांसफ़र करके इलाहाबाद भेज दिया। इलाहाबाद क्या डंपिंग यार्ड है क्या कि सारे भ्रष्टाचार वाले उठा करके वहाँ पर डाल दो? क्यों भेजा गया भाई? इसका कोई जवाब हमारी न्यायपालिका कभी भी नहीं देती है। लेकिन कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपा गया था उन्हें। लोकसभा के 146 सांसदों ने वर्मा को हटाने की मांग करते एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। स्पीकर ने प्रस्ताव को स्वीकार किया। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था। अब इसीलिए हम लोग आ जाते हैं, अब थोड़ा सीरियस होकर के समझिएगा, प्रीलिम में यही पूछा जा सकता है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत 3 सदस्यीय जांच समिति गठित किया गया। उस जांच समिति ने जांच किया। उसमें इनको जब पूछा गया कि पैसे कहाँ से आए तो ये साबित नहीं कर पाए। हो सकता था ये बोल देते कि एक कौवा था, कौवा या तोता या फिर कबूतर, और कबूतर चोंच में उठा के पड़ोसियों के घर से पैसा ले आकर के मेरे बंगले में रख देता था जिसमें आग लग गई थी। इस तरह की कहानी बना सकते थे जस्टिस वर्मा साहब, लेकिन थोड़े से अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं, इसलिए इन्होंने झूठी कहानी भी नहीं बनाई है। जांच समिति की संरचना 3 सदस्य। समिति के प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार थे। देखिए 3 सदस्य में कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार जी थे। अन्य 2 सदस्यों में बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और वरिष्ठ अधिवक्ता वीवी आचार्य शामिल थे। इन तीनों लोगों ने मिलकर के इसकी जांच पड़ताल की है। तो जांच समिति के बारे में भी याद रखिएगा। समिति ने 18 मई 2026 को स्पीकर को अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें सभी तीनों आरोप सिद्ध पाए गए, यानी कि ये वर्मा साहब जो हैं ये करप्ट निकले। करप्शन जब इन्होंने किया है तो एक बार ये भी तो समिति को बताना चाहिए था कि किस केस में इन्होंने इस प्रकार के गलत फैसले दिए हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। क्या आपराधिक और जघन्य अपराध में भी इन्होंने गलत फैसले दिए हैं? क्या कोई अपराधी इनके कारण से छूटा है क्या? क्या किसी भ्रष्टाचारी को इनके कारण से राहत मिली है क्या? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या केवल पैसे की जांच होनी चाहिए? इतने पैसे इनके पास आखिरकार आए कहाँ से? और अगर कोई लीगल सोर्स से आया तो वो सोर्स क्या है? तो ये सब ज़रूरी सवालों के जवाब आपको कहीं भी नहीं मिलते हैं कि इस भ्रष्टाचार का प्रभाव क्या पड़ रहा था न्यायिक प्रणाली पर। दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ पर अगर इस प्रकार के जज बैठे हैं तो बाकी देश का क्या हाल होगा? क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा होगा? समिति द्वारा सिद्ध किए गए तीनों आरोप। समिति ने पाया वर्मा के प्रभावी नियंत्रण वाले स्टोर रूम में बड़ी मात्रा में 500 रुपये करेंसी नोट थे। वह नकदी की उपस्थिति स्वामित्व के संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। आग के बाद घटनास्थल को पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं रखा गया जिसके कारण बाद में करेंसी जो एक महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकती थी अनुपलब्ध हो गई। आग लगी हुई मुद्रा भी गायब हो गई। नकदी और उसके बाद गायब होने के संबंध में वर्मा द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण टालमटोल वाले भ्रामक पाए गए जिसके कारण से जस्टिस वर्मा के ऊपर में सारे आरोप सिद्ध हो गए। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यह प्रीलिम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ तो वर्मा जी का केस ख़त्म हो गया। अब वर्मा जी जैसे बहुत सारे जज होते हैं तो संविधान ने जजों को हटाने की प्रक्रिया किस प्रकार से निर्धारित की हुई है, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। देखिए ज़रा आर्टिकल 217 के अनुसार से आर्टिकल 217 है 217 आर्टिकल है, पूछा जा सकता है। उच्च न्यायालय किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा उस रीति से पद से हटाया जा सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124(4) में है। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को जिस प्रकार से हटाया जाएगा उसी प्रकार से हाई कोर्ट के जज साहब को भी हटाया जा सकता है। सेम नियम कानून है, सेम चीज़ें, सेम प्रावधान इसमें भी शामिल किया गया है। इस निष्कासन की विस्तृत प्रक्रिया को न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 द्वारा रेगुलेशन भी किया गया, उसको विनियमित किया गया है। किसके द्वारा? देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एक न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 द्वारा इसको रेगुलेट किया गया है। जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के द्वारा इसका फ्रेमवर्क पूरा बनाया गया है। ये ज़रूर याद रखिएगा। हटाने की प्रक्रिया तो संविधान में वर्णित है लेकिन उसके एक्ट बना करके उसको शामिल भी किया गया जिसको क्या कहा जाता है? जज इंक्वायरी एक्ट 1968। हटाने के आधार। एक न्यायाधीश को केवल 2 विशिष्ट संवैधानिक आधार पद से हटाया जा सकता है।
साबित कदाचार और अक्षमता या असमर्थता। अक्षमता, असमर्थता और कदाचार, संविधान में ये दो शब्द वर्णित हैं, अक्षमता और दूसरा क्या है, कदाचार। कदाचार का मतलब वही भ्रष्टाचार इत्यादि चीज़ें। चरण दर चरण प्रक्रिया क्या है, प्रस्ताव पेश करना। हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों और राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसे स्पीकर या सभापति को सौंपा जाना चाहिए। 100 सदस्यों ने एक पेज पर लिखा कि जस्टिस वर्मा को हटाना है, उस पर 100 सदस्यों ने क्या किया, हस्ताक्षर किया। और अगर लोकसभा में पेश करना है तो 100 लोग, और राज्यसभा में पेश करना है तो 50 लोगों ने हस्ताक्षर किया और उसको फिर पेश किया जाएगा। प्रस्ताव के लिए ही 150 लोग हमें चाहिए। प्रस्ताव की फिर स्वीकृति होगी। अब अध्यक्ष या स्पीकर महोदय जो भी हैं वो इसको स्वीकार करेंगे। इसको स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। अगर अस्वीकार कर दिया तो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, स्वीकार कर लिया तो आगे बढ़ जाएगा। यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो न्यायाधीश के खिलाफ आरोपी की जांच 3 सदस्यीय समिति गठन किया जाता है, जैसा कि उपरोक्त मैं आपको बता चुका हूँ। इस समिति में सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल हो सकता है। जैसा कि ऊपर मैंने दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश और एक वकील को शामिल किया गया था। समिति अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष सभापति को सौंपती है। यदि समिति न्यायाधीश को दोषी नहीं पाती है तो निष्कासन प्रक्रिया तुरंत वहीं पर समाप्त हो जाती है, और अगर दोषी पाती है तो संसद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। संसद में विचार, यदि समिति न्यायाधीश को दोषी पाती है तो रिपोर्ट पर संसद के संबंधित सदन द्वारा विचार किया जाता है। न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत, उस सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यह प्रस्ताव संसद के एक ही सत्र में दोनों सदनों द्वारा पारित होना आवश्यक होता है, और जब यह पारित हो जाता है उसके बाद से उनको राष्ट्रपति जी आदेश देंगे कि हाँ भाई घर खाली करो, कुर्सी खाली करो और वहाँ से निकल जाओ। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से यानी कि 2/3 मेजोरिटी, 66% मेजोरिटी से पास होने के बाद भारत के राष्ट्रपति के समक्ष एक समावेदन प्रस्तुत किया जाता है। फिर राष्ट्रपति जी निष्कासन का आदेश निकाल देते हैं और उस प्रकार से इनको निकाल दिया जाता है। लेकिन सवाल वही अभी भी बना हुआ है, बाकी देश के लिए न्यायिक प्रक्रिया अलग और जज साहब के लिए अलग कैसे है। कोई देश में बाकी कर्मचारी, अधिकारी, मंत्री, संतरी अगर पकड़ा जाता है भ्रष्टाचार में तो उसको जेल की सज़ा होती है, लेकिन जज वगैरह को छोड़ करके ही क्यों संतुष्टि हम प्राप्त कर लेते हैं। क्या उन्हें जेल में नहीं डालना चाहिए? क्या इस चीज़ की जांच नहीं होनी चाहिए कि एक जज साहब के द्वारा भ्रष्टाचार का कितना गहरा इम्पैक्ट पड़ा है, कौन कौन से केस पर उन्होंने फैसले सुनाए हैं? क्या उन सभी फैसलों को फिर से रिव्यू नहीं करना चाहिए? हो सकता है किसी के साथ उन्होंने अन्याय किया हो, किसी को जस्टिस नहीं मिला हो, कोई दोषी आदमी जो छूट गया हो, निर्दोष आदमी जेल में हो, क्योंकि जज की कुर्सी तो बाकी सभी कुर्सियों से बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है उसका। तो ये सवाल अभी भी अपूर्ण रह जाते हैं। ये सवाल मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मुझे शौक़ है क्या कमेंट्री करने का? बिल्कुल भी नहीं। चुनौतियाँ लिख सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के न्यायिक प्रणाली में भ्रष्टाचार इत्यादि को रोकने में कौन कौन सी चुनौतियाँ विद्यमान हैं, तो उन चुनौतियों का आप लिख सकते हैं। या भारत में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है, उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करें। तो आलोचनात्मक व्याख्या में आप ये सब चीज़ें शामिल कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार के बारे में तो पता पर हटा देते हैं, लेकिन उससे भ्रष्टाचार के इम्पैक्ट का हम कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसे कहाँ पर शामिल करना है। अब केरल का नाम केरलम कर दिया गया है ना? क्यों किया है भाई? क्योंकि केरल ने बोला था कि हमारा नाम बदल दो, तो बदल दिया गया है। संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को सफलतापूर्वक पारित कर दिया है। लोकसभा ने इसे मंगलवार को पारित किया है और राज्यसभा ने बुधवार को ध्वनि मत से इसे पारित कर दिया। लोकसभा ने मंगलवार, राज्यसभा ने बुधवार, और अब केरल का नाम केरलम हो जाएगा। ठीक है। क्या यह संविधान संशोधन कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं। यह सिंपल मेजोरिटी से नाम परिवर्तन किया जाता है। अब अनुसूची में भी परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि अनुसूचियों में भी राज्यों के नाम होते हैं, तो वहाँ पर केरल का नाम बदल करके केरलम कर दिया जाएगा। लेकिन इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता। हमारे संविधान को जो एकात्मक संविधान कहा जाता है, आपने सुना होगा, एकात्मक के साथ संघात्मक का मिश्रण, एकात्मक के साथ संघात्मक का मिश्रण। तो ये जो एकात्मक है, ये एकात्मक इन्हीं सब केसेस में होता है। राज्यों के नाम परिवर्तन। अब मोदी जी की इच्छा होती है केरल को 2 भाग में बांटते हैं, उत्तरी केरल और दक्षिणी केरल, तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से कर सकते थे।
सारे राज्य अगर अविभाजित हैं तो मोदी जी के प्रसाद पर्यंत अविभाजित है। अगर मोदी जी चाह लें तो किसी भी राज्य को बांट सकते हैं, मतलब कि मोदी जी नहीं, केंद्र सरकार, हमारा संविधान, हमारी जो संविधान है वो केंद्र सरकार को इतनी शक्ति देती है कि जिस राज्य को चाहे बांट दो, छोटा कर दो, बड़ा कर दो, नाम बदल दो, जो मर्जी है सब कर सकते हो। ठीक है, तो प्रसाद पर्यंत सारे राज्य सुरक्षित हैं आज। तो उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूँ। तो ये क्या होता है, इसको सिंपल मेजोरिटी कहा जाता है, इसको सामान्य बहुमत कहा जाता है, जिसमें 50% प्लस 1 के आधार पर राज्यों का नाम परिवर्तन, विभाजन, बड़ा करना, छोटा करना, ये सब काम किया जा सकता है संसद के द्वारा, और इसे संविधान संशोधन भी नहीं माना जाता है। ठीक है भाइयों बहनों, तो इसको ज़रूर याद रखें, ये सवाल पूछा जाता है कई बार। यह विधेयक भारत के संविधान में विशेष रूप से फर्स्ट शेड्यूल में, क्योंकि वहाँ पर राज्यों के नाम लिखे हुए हैं तो वहाँ पर केरल नाम लिखा हुआ है, तब संविधान खोला जाएगा, उसको कर दिया जाएगा केरलम, है ना। आवश्यक संशोधन करेगा जिससे राज्य का आधिकारिक नाम बदल करके केरलम हो जाएगा। चर्चा के दौरान टीएमसी ने कहा कि हम तो कब से कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का नाम बदल कर बंगाल कर दो, बांग्ला कर दो, लेकिन नहीं किया जा रहा है। केरलम नाम के पीछे का इतिहास क्या रहा है। स्थानीय भाषा में इस शब्द को केरा, नारियल का पेड़, और अलम, भूमि स्थान के रूप में विभाजित किया जाता है, अर्थात नारियल के पेड़ का भूमि, ऐसी भूमि जहाँ पर नारियल के पेड़ खूब सारे होते हैं, इसलिए उसको केरलम कह दिया गया। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र पर शक्तिशाली चेर राजवंश का शासन था। माना जाता है कि यह शब्द चेरलम से विकसित हुआ है। चेरों का घर चेरलम, तो वहीं से केरों का घर, केरा, बिहार में मैथिल भाषा में केरा का मतलब केला होता है ना, तो केरलम हो गया। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिए, जिसका अर्थ क्या होता है, चेर राजाओं की भूमि, चेरलम। सदियों की भाषाई बदलाव के कारण चेरलम शब्द केरलम हो गया और फिर से उसको केरलम नाम दे दिया गया है। इस क्षेत्र का सबसे पहला लिखित उल्लेख सम्राट अशोक के द्वितीय शिलालेख 257 ईसा पूर्व मिलता है, जहां स्थानीय शासक को केरल का पुत्र कहा गया। तो ये केरल पुत्र जो मिलता है हमें, ये सम्राट अशोक के ज़माने का हमें मिलता है। तो इसीलिए यह नाम काफ़ी पुराना है, और उनके नाम उन्होंने बदलने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पारित किया था केरल विधानसभा में। सर्वसम्मति, सभी पार्टियों ने कहा था। अब वहाँ पर कांग्रेस और गठबंधन की सरकार है, और नाम परिवर्तन के लिए पिछली सरकार से ही रिक्वेस्ट आ गई थी भारत सरकार के पास, तो उन्होंने अब नाम परिवर्तन को मंजूरी दे दी है। केरल नाम कैसे पड़ा? केरल मूल रूप से मूल शब्द का अंग्रेजीकृत संस्करण है। राज्य पुनर्गठन 1956, जब 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार के मलयालम भाषी क्षेत्रों का विलय करके, कौन कौन से थे उस समय रियासत, तो त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार, ये छोटे छोटे 3 रियासत हुआ करते थे। मलयालम भाषाई क्षेत्रों का विलय करके राज्य का आधिकारिक रूप से गठन किया गया। तो भारतीय संविधान पहली अनुसूची में इसका नाम अंग्रेजी और हिंदी में केरला दर्ज किया गया, या केरल दर्ज किया गया। आधिकारिक अंग्रेजी नाम केरल होने के बावजूद स्थानीय लोग मलयालम में काम करने वाले राज्य सरकार इसे हमेशा से केरलम ही कहती रही है। नए विधेयक का उद्देश्य नया कानून केवल इसे औपनिवेशिक अंग्रेजी की विरासत को मिटाने और सभी भाषाओं, हिंदी, अंग्रेजी सहित आधिकारिक नाम सभी जगहों पर केरलम करने की अनुमति दे देगा। वहाँ के लोग तो अभी भी इसको केरलम ही कहते थे, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसका नाम केरल पड़ गया था, तब उसी को बदल दिया गया है। इसको ज़रूर याद रखिएगा, सवाल पूछा जाएगा यहाँ से। इससे पहले किस राज्य का नाम बदला गया था? तो उत्तराखंड का नाम पहले उत्तरांचल हुआ करता था, लेकिन उसको उत्तराखंड किया गया था, तो ये ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। उड़ीसा का भी उड़ीसा वगैरह किया गया था, तो ये कुछ नाम परिवर्तन हुए हैं। नेक्स्ट है कि रामनाथ कोविंद जी हमारे इससे पहले के राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा है, खुद से खुद की जीवनी लिखी है, उसी का मोदी जी ने विमोचन किया है। तो मोदी जी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन पर भाषण भी दिया। इस पुस्तक का शीर्षक है ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल। ये उनकी किताब का नाम है। इस किताब का नाम याद रखिएगा, ये किताब पूछा जा सकता है जब भी कोई राष्ट्रपति, सेनाध्यक्ष, बड़े मंत्री या पूर्व राष्ट्रपति या बड़े कोई मशहूर व्यक्ति देश के अपना बायोग्राफी वगैरह लॉन्च करते हैं, तो उन किताबों से नाम से सवाल पूछे जाते हैं प्रीलिम एग्जाम में, तो इसलिए इसको ज़रूर याद रखें। ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल। बहुत स्ट्रगल किया है इन्होंने, तो इसके बदौलत इन्होंने इस कहानी को लिखा है।
राजनीति प्रवेश और शुरुआती भूमिका। अब जरा इनके बारे में समझेंगे कि कहाँ से आए हैं रामनाथ कोविंद जी और कितना स्ट्रगल इन्होंने किया है। शुरुआत उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में अभ्यास किया। 1991 में बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने पार्टी के भीतर दलितों और वंचितों के उत्थान के लिए काफ़ी काम किया। 1998 से 2002 तक उन्होंने भाजपा दलित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय कोली समाज के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। ये एससी कम्युनिटी से आते हैं। राज्यसभा के सदस्य 1994 में उत्तर प्रदेश के राज्यसभा एमपी चुने गए। वे लगातार 2 कार्यकाल यानी कि 12 वर्ष 94 से 2006 तक राज्यसभा के सदस्य बने हुए रहे। एक सांसद के रूप में उन्होंने एससी एसटी कल्याण, गृह मंत्रालय, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण संसदीय समितियों में उन्होंने काम किया हुआ है। 2002 में यूएन महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। बिहार का राज्यपाल इनको नियुक्त किया गया। 8 अगस्त 2015 को प्रणब मुखर्जी द्वारा उनके बिहार के राज्यपाल बनाया गया था। बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्यबल बहुत ही शांतिपूर्ण और विवाद रहित रहा। उन्होंने बहुत बेहतर वहाँ पर काम किया। भारत के राष्ट्रपति के रूप में जून 2017 में एनडीए गठबंधन ने उन्हें राष्ट्रपति को उम्मीदवार घोषित किया। 25 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली और दूसरे दलित व्यक्ति बने KR नारायणन के बाद से, जो भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन हुआ। 24 जुलाई 2022 को सफलतापूर्वक उनका पद समाप्त हुआ। उसके बाद से द्रौपदी मुर्मू जी, जो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से आती हैं, वो भारत की राष्ट्रपति बनी हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने एक देश एक चुनाव जैसे जो बड़ी समितियां हैं, इस समिति को भी चेयर किया है उन्होंने। भारत सरकार उन्होंने एक देश एक चुनाव की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष भी चुना। और 2026 में अभी उन्होंने अपनी पुस्तक द ट्रायम्फ ऑफ इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल का विमोचन भी किया है, जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो ये ज़रूर याद रखें इनके बारे में। पूरा पॉलिटिकल कैरियर भी आपको समझाया है। सवाल यहाँ से पूछा जाएगा तो आप उसे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द इंडस कोड, द रेस टू क्रैक ए 4000 ईयर ओल्ड स्क्रिप्ट। यही वह वो रेस करता जो सारे लगे हुए हैं कि 4000 वर्ष पुराना स्क्रिप्ट को कैसे भी डिकोड किया जाए। डिकोड करने के पश्चात से काफ़ी कुछ पता चलेगा हमें, भाई इतना पुरानी सभ्यता और इतनी व्यवस्थित तरीके से कैसे चल रही थी। ठीक है। 1924 में सभ्यता की खोज के बाद से सिंधु घाटी की लिपि इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे कोड में से एक बनी हुई है। जनवरी 2025 में तमिलनाडु सरकार ने सिंधु लिपि को सफलतापूर्वक डिकोड करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए $1 मिलियन लगभग 8.3 करोड़ रुपये के इनाम की भी घोषणा की थी तमिलनाडु सरकार ने। क्योंकि कई सारे इतिहासकार ने कहा है कि तमिल और जो द्रविड़ भाषा समूह है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग और वहाँ की भाषा भी कहीं न कहीं इसी से मैच करती है। इसलिए तमिलनाडु की सरकार ये चाह रही थी कि ये डिकोड हो जाए। इस भारी भरकम योजना ने उत्साहित लोगों की एक नई पीढ़ी, जिसमें AI विशेषज्ञ, कंप्यूटर वैज्ञानिक, यहाँ तक कि एक 17 वर्षीय छात्र शामिल है, के बीच रुचि को फिर से जगा दिया है, जिससे यह खोज पारंपरिक पुरातत्वविदों से आगे निकल गई है। अब हर कोई लगा हुआ है कि भाई 8.5 करोड़, पता चला कल का डॉलर का दाम और बहुत ज़्यादा हो गया तो और भी ज़्यादा पैसा मिलेगा, है ना। चलिए समझते हैं कि क्या क्या है, मुख्य चुनौतियाँ क्या क्या हैं। कोई द्विभाषी शिलालेख नहीं है। जैसे मान लीजिए एक शिलालेख ऐसा है, आपने देखा होगा शिलालेख अपने इर्द गिर्द, एक छोटा सा सड़क भी बनवाते हैं तो विधायक जी उस पर बड़ा सा शिलालेख लगा देते हैं काला कलर का, और उस पर पहले हिंदी में लिखा होता है माननीय विधायक जी के द्वारा इस सड़क का विमोचन किया गया है, जिसकी लंबाई ये है, यहाँ से यहाँ तक जाती है। फिर उसके नीचे इंग्लिश में भी लिखा रहता है, इंग्लिश में भी सेम चीज़ लिखा रहता है, इंग्लिश में भी सेम चीज़ लिखा है। तब इससे क्या होगा, 2 भाषा में द्विभाषी ये हो गया शिलापट्ट। अब अगर किसी को इंग्लिश की जानकारी होगी तो भी इसको डिकोड करके ये पढ़ लेगा कि हिंदी में क्या लिखा हुआ है और हिंदी भाषा को समझ सकता है वो। और अगर किसी को हिंदी की जानकारी होगी तो डिकोड करके पढ़ लेगा कि इंग्लिश के कौन कौन से लेटर हिंदी के किस शब्द के लिए लिखे जाते हैं। इसको बोलते द्विभाषी शिलालेख। लेकिन हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े किसी भी शिलालेख पर द्विभाषी शिलालेख नहीं मिले हैं, इसलिए उसके समतुल्य सभी भाषाओं को डिकोड किया जा चुका है, लेकिन इंडस वैली वाले भाषा को आज तक डिकोड हम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि द्विभाषी शिलालेख एक भी नहीं मिला जिसे तुलनात्मक अध्ययन करके हम इसे डिकोड कर पाएँ। सीमित पाठ्य साक्ष्य शिलालेख बहुत कम मिले हैं। अज्ञात भाषा चिन्हों का
ध्वनात्मक मान आवाज़ नहीं दिए जा सकते क्योंकि अंतर्निहित भाषा स्वयं पूरी तरह से ज्ञात है। अब इस प्रकार के अगर लिखा रहे तो इसका क्या मतलब लगाएंगे। इस प्रकार से लिखा गया है, इस प्रकार से बनाया गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से चाइनीज, मंडारिन स्क्रिप्ट है, जैपनीज है, कोरियाई है, ये चित्रात्मक लिपि इसको कहते हैं, जिसमें चित्र बनाया जाता है, जिसमें शब्द नहीं लिखे जाते, चित्रों के द्वारा भाषा को समझाया जाता है। तो उसी प्रकार से चित्रात्मक लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसमें वर्ड नहीं बल्कि भाव भंगिमा को वहाँ पर दर्शाया गया है। ब्राह्मी लिपि मुख्य सिद्धांत क्या है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम सुझाव दिया कि शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि के चिन्ह मौजूद हैं। पुरातात्विक SR राव ने सिंधु लिपि को संस्कृत से जोड़ने का प्रस्ताव रखा, हालांकि इस सिद्धांत की वैचारिक रूप से पक्षपाती के रूप में आलोचना की गई। अस्को परपोल और इरावथम महादेवन जैसे विद्वान ने प्रोटो द्रविड़ सिद्धांत का समर्थन किया। उन्होंने रीबस पद्धति का इस्तेमाल किया, जैसे मछली के चिन्ह का मतलब मीन था, तारे के लिए इस्तेमाल होने वाले द्रविड़ शब्द जैसा लगता है। यह कोई भाषा नहीं। इतिहासकार स्टीव फार्मर, माइकल विटलेज और बाद में कंप्यूटर वैज्ञानिक बहाता अंशुमाली मुखोपाध्याय ने तर्क दिया कि लिपि शब्दों का ध्वनात्मक रूप से नहीं लिखती है, इसके बजाय इसमें राजनीति, धार्मिक, वाणिज्यिक लेन देन के उपयोग किए जाने वाले गैर भाषाई प्रतीक शामिल हो सकते हैं। हो सकता है इनके भाषा का हमें कुछ मिला ही ना हो, ये बस प्रतीक के रूप में हो, बस चिन्ह के रूप में लगे हुए हों। राजेश PN राव और TIFR की टीम, उन्होंने ज्ञात भाषाओं संस्कृत, तमिल, गैर भाषाई प्रणालियों के लिए लिपि की तुलना करने के लिए सांख्यिकी विश्लेषण, मशीन लर्निंग का उपयोग किया। उन्होंने पाया कि इसकी संरचना अनुक्रम प्राकृतिक भाषाओं से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। अब इसको डिकोड करना बड़ा ही मुश्किल हो गया है ना। अब देखिए, आपने देखा होगा दीवारों पर कई सारे जो नए नए प्रेमी बनते हैं, ऐसे दिल बना देंगे और वहाँ पर कुछ लिख देंगे। अब 1000 वर्ष बाद किसी को वो दीवार मिलेगा तो उसको बोलेगा कि ये भाषा है या भावनात्मक लिपि है, ये है क्या। आपने देखा होगा ना, बहुत जगह लिखा रहता है, अनर्गल सनर्गल, बहुत कुछ लिख देते हैं लोग। तो ये क्या है, क्या पता सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने भी ऐसा ही कुछ लिख के छोड़ दिया हो, उनकी भाषा हमें ज्ञात ही ना हो। तो इस प्रकार की चीज़ों के भी तर्क लगाए जा रहे हैं कि क्या पता ये केवल भावनात्मक चीज़ें लिखी गई हो, ये केवल चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया गया है कुछ चीज़ों को। क्या पता ये भाषा है ही नहीं, भाषा कोई और हो उनकी, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिली हो अभी तक। ठीक है, अब इसके लिए AI और अलग अलग चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है कई सारे लोगों के द्वारा, जो इसका निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई इससे कुछ तो क्रक्स निकले। कौन कौन से लोग हैं, ऊपर कुछ नाम भी बताए, कुछ सिद्धांत बताएं। अब जहां सवाल पूछेगा वो ये है कि सिंधु घाटी लिपि की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। इसको पिक्टोग्राफिक और सिंबॉलिक कहते हैं, चित्रात्मक और प्रतीकात्मक भाषा इसको कहते हैं। ठीक है, यह लिपि मुख्य रूप से चित्रात्मक और लोगोसिलेबिक, इसका मतलब है कि इसके संकेत केवल वर्णमाला का अक्षर नहीं है बल्कि पूरे शब्द, विचारों या ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि कोई एक शब्द नहीं लिख करके आप वहाँ पर कुछ इस प्रकार का सिंबल बना दें, जैसे डेंजर का एक सिंबल बना होता है, आपने देखा है कि येलो कलर का डेंजर का सिंबल जो बना होता है। तो ये क्या है, ये क्या प्रदर्शित करता है कि ये कोई शब्द नहीं है बल्कि पूरे के पूरे डेंजर, खतरा या फिर यहाँ पर ना जाएं, इस तरह की चीज़ों को एक सिंबल बना करके दिखा दिया गया है। जैसे हॉस्पिटल के लिए आपने देखा होगा सिंबल बना रहता है इस प्रकार से, है ना। आपने देखा होगा स्कूल के लिए 2 बच्चे जा रहे होते उस प्रकार का सिंबल बना होता है। तो ये स्कूल 2 बच्चे जा रहे हैं, ये पूरा ना लिख करके बल्कि जाते हुए स्कूल के 2 बच्चों का चित्र बना दिया हमने। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चित्रात्मक, पिक्टोरियल। यह होगा, क्या पता ये शब्द ना हो, वर्ण ना हो, बल्कि पूरे के पूरे भाव को दिखाने का एक मात्र प्रणाली हो। अभी जो मैंने दिल वाला एग्जाम्पल दिया, उसको देते ही आप क्या समझ जाते, होगा कोई लैला मजनू टाइप का इंसान, है ना। तो पूरे भाव को बता देता है हमें उसकी जगह पर कि क्या कहना चाह रहा है वो, है ना। लिखने की दिशा, यह लिपि आमतौर पर दाएं से बाएं लिखी जाती है। लंबे ग्रंथों यह अक्सर ब्रुस्टोफ्रेडन शैली का पालन करती है। इसमें लाइनों की दिशा बदलती रहती है। जैसे मैंने लिखा, पहले यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक लिखा, हम लोग यहीं लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं, और अगली लाइन हमने यहीं से शुरू कर दी। इस प्रकार से लिख रहे हैं, इस प्रकार से इसको ब्रुस्टोफ्रेडन लिपि कहा जाता है। अत्यधिक संक्षिप्तात्मक है। मोहर, टैबलेट, ताबीज़ों पर मिले ग्रंथ अविश्वसनीय रूप से छोटे हैं। औसत लंबाई 5 चिन्हों की है। सबसे लंबे ज्ञात शिलालेख में केवल 17 चिन्ह हैं।
इसमें लगभग 400-600 अलग अलग चिन्ह हैं। एक जटिल प्रणाली को इशारा करता है जो केवल एक साधारण वर्णमाला नहीं बल्कि शब्द चित्रों और ध्वनात्मक संकेतों का यह मिश्रण है। दूसरे भाषाओं से कैसे अलग है? द्विभाषी शिलालेखों का अभाव है इसमें। सबसे बड़ा अंतर यह है कि हमारे पास सिंधु लिपि के लिए रोसेटा स्टोन जैसा कोई आधार नहीं है। प्राचीन मिस्र की चित्रलिपि को इसलिए डिकोड किया जा सका क्योंकि पुरातत्वविदों को द्विभाषी ग्रीक और मिस्र में लिखे हुए दो हमें एक शिलालेख मिल गए जिस पर द्विभाषा में लिखा हुआ, तो हमने उसे डिकोड कर लिया। व्याकरणिक संरचना का स्पष्ट न होना, इसमें कोई हमें अभी तक व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, नाउन इत्यादि हमें मिला ही नहीं, इसलिए के कारण से हम डिकोड नहीं कर पा रहे हैं इसको। भाषाई मूल का ज्ञात होना, ये भाषा किस मूल से है, किस परिवार से है, यही आज तक हमें नहीं पता चला है। गैर भाषाई होने की संभावना, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इनका कोई भाषा होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है। इतने बड़े स्तर पर वर्तमान के 3 देशों में बसी हुई सभ्यता बिना भाषा के तो नहीं चल सकती है, बिना भाषा के तो व्यापार नहीं कर सकती। बोलते तो होंगे ही, बात तो करते ही होंगे, बात करते होंगे तो लिखते भी होंगे, दीवालों पर भी लिखते थे, मिट्टी के शिलालेखों पर लिखते थे। इतने बड़े बड़े शहर बना लिए तो उनका तो गणित भी होगा, विज्ञान भी होगा। पानी प्रणाली बना लिया उन्होंने, जहाज़ बना लिया उन्होंने, जहाज़ पर बैठ कर के बहरीन से व्यापार करते थे बिना भाषा के। मूक बधिर थे क्या वो लोग? तो ये कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल जो भी है आगे देखते हैं कि क्या होता है, कब डिकोड किया जाता है, लेकिन AI आने के बाद माना जा रहा है कि यह डिकोड हो जाएगा। ठीक है बंधुओं, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। कैसा लगा है ज़रूर ही बताइएगा। निबंध में जिन्हें जुड़ना हो या अचीवर ग्रुप में मुझे मैसेज करें और आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।